हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आईडीडी, एचआई और वीआई यानी कि तीनों ट्रेड में पढ़ा जाने वाला कॉमन पेपर की, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगता का परिचय। इसमें हम लोगों ने कल जो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत सब यूनिट का अध्ययन किया, उसमें हम लोगों ने दिव्यांगता के इतिहास के बारे में पूरा पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता के मॉडल के बारे में भी हम लोगों ने जाना और दिव्यांगता ऐतिहासिक उसका परिप्रेक्ष्य क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इसमें जानकारी हासिल किए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता को किस प्रकार से स्वीकार किया गया है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। अब हम बात करेंगे इसमें 1.2 की, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हम दिव्यांगता की जो अवधारणा होती है उसके बारे में जानेंगे, उसका अर्थ और परिभाषा जानेंगे। साथ ही हम अक्षमता क्या होती है, इम्पेयरमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्षति आपका क्या है और दिव्यांगता क्या है, गति सीमा क्या है, पुनर्वास क्या होते हैं और आवास क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये हम जानेंगे। उसके बाद हम उसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अवधारणा, अर्थ, परिभाषा व टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, जिसमें आपके ये अलग अलग हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इस तरीके से अलग अलग करके आपको दे देगा, या हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो इसमें से आपके कोई दो भी आ सकता है जिस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, या फिर ये चारों भी दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी इन चारों को एक साथ पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे लास्ट में समरी के रूप में कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगर वो 3 नंबर में आ जा रहा है तो। बाकी अगर आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के टाइप में आ रहा है तो टिप्पणी लिखने के आ रहा है तो फिर हम अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके हैंडीकैप्ड के बारे में। तो हैंडीकैप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। व्यक्ति द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है या उसका जो कार्य होता है, कार्यात्मक उसकी जो क्षमता होती है, यदि उसमें उसके प्रदर्शन में कोई कमी आती है, यानी कि व्यक्ति द्वारा उसकी जो एक्टिविटी है और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पाई जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपंगता या उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए असुविधा भी। तो अपंगता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का, अगर वो सामान्य व्यक्ति है और किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई हानि आ रही है, या मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का उसके किसी अंग से अनुचित होना ही क्या कहलाएगा, अपंगता कहलाएगा, यानी कि दिव्यांगता कहलाएगा, जिसको हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का किसी अंग से अनुचित होना ही उसकी विकलांगता कहलाएगी, और जब इस प्रकार से उसके अंदर कोई भी अंग की हानि देखी जाएगी तो उसके कहीं ना कहीं एक्टिविटी में और उसके वर्क में, दोनों में कमी देखने को मिलेगा। अपंगता जो है वो व्यक्ति के स्तर पर हानि का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि व्यक्ति में किसी भी अंग का अगर नहीं होना पाया जा रहा है तो अर्थात उस व्यक्ति में उस अंग की हानि पाई जा रही है। इसका संबंध व्यक्ति के या उसके पूरे शरीर के कार्य, कौशल और व्यवहार से दिखाई देता है। वहीं पे एकीकृत और मिश्रित गतिविधियों से भी इसको आंका जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के पूरे शरीर में यदि कहीं भी कोई भी अंग नहीं है और उसके कारण उसको कार्य करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या उसका व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, तो फिर ऐसे में उसको हम अपंगता की श्रेणी में रखेंगे, हैंडीकैप्ड की श्रेणी में उसको हम रखेंगे।
और इसमें कोई एक अंग भी नहीं हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ही बच्चा है तो किसी एक डिसेबिलिटी से नहीं, वो 2-3 डिसेबिलिटी से भी ग्रसित होता है, तो उसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अपंगता जो है वो क्षति तथा दिव्यांगता के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि अपंगता का मतलब क्या है। केवल यहाँ अपंग बोल देने से हम ये नहीं जान जाएंगे कि वो बच्चा दिव्यांग है। दिव्यांग तो है ही है, लेकिन जब उस बच्चे में कोई भी अंग की हानि पाई जा रही है, उसके साथ साथ वो किसी कार्य को करने में भी अक्षम है, उसे असुविधा महसूस हो रही है कोई कार्य करने में, और अपने उस कार्य के लिए वो दूसरों पे डिपेंड हो रहा है, तो उसका क्या हम कहेंगे कि वो जो व्यक्ति है, बालक है, वो दिव्यांगता की श्रेणी में आ रहा है। तो सीधे तौर पर हम यही बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति में यदि कोई भी अंग की हानि पाई जा रही है, तो उस हानि के स्वरूप में, या कह लीजिए उस हानि के परिणाम स्वरूप, उस बच्चे में कोई भी कार्य करने की अक्षमता पाई जाएगी। और जब ये अक्षमता पाई जाएगी और साथ में ये हानि पाई जाएगी, तो उस बच्चे को अपना ही कार्य करने में या डीएलएस का कार्य करने में उसको असुविधा होगी। तो उसी को हम अपंगता बोलेंगे या उसी को हम हैंडीकैप बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कि अपंगता का अर्थ क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो अपंगता का अर्थ ये होता है कि क्षति के परिणाम स्वरूप जो सामान्य व्यक्ति की तरीके से अगर वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है, उसके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम हैंडीकैप कहेंगे। जो मैंने अभी आप लोगों को सीधे तौर पे समझाया कि क्षति के परिणाम स्वरूप, यानी कि उस व्यक्ति में अगर किसी अंग की हानि पाई जा रही है, तो उसी हानि को क्षति कहते हैं। और उस क्षति के बाद वो व्यक्ति या बालक कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, या कह लीजिए कार्य करने में उसके बाधा उत्पन्न होती है, तो वही हैंडीकैप की श्रेणी में आता है, तो उसको हैंडीकैप बोला जाता है। अब बात करेंगे, हैंडीकैप जो होता है वो कार्य करने में कमी या रुकावट को दर्शाता है, जो कि सामान्य स्तर पर देखा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे सामान्य बच्चे सभी कार्य को कर लेते हैं, उस प्रकार से हमारे ये हैंडीकैप बच्चे नहीं कर पाते हैं। इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है, उसकी एक भूमिका दिखाई देती है। अगर उसमें हम ये कहें कि उसकी दिव्यांगता दिखाई दे रही है, तो हम उसको देखकर ही बता सकते हैं ये बच्चा दिव्यांग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस बच्चे में वो दिव्यांगता दिखाई भी नहीं देती है, तो उससे हमें क्या होता है कि उसका आकलन करना पड़ता है, और उससे हम जान नहीं पाते हैं कि उस बच्चे में कोई दिव्यांगता है, जब तक हम उसका आकलन नहीं करते हैं। और जब हम वहीं पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे उस बच्चे का, तभी हम जान पाते हैं कि उस बच्चे में कोई दिव्यांगता है, जिससे वो कार्य करने में अक्षम है या उसमें ये हानि पाई जा रही है। हैंडीकैप से प्रभावित व्यक्ति जिसकी क्रियाएं अक्सर सीमित हो जाती हैं, वह व्यक्तिगत व सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में अपंग भी होता है। अपंगता वह स्थिति होती है जो क्षति के कारण व्यक्ति के सामान्य जो क्रियाकलाप होते हैं, डीएलएस जिसको हम बोलते हैं, उसको वो कर पाने में असमर्थ होता है, या कह लीजिए उसको करने में वो बाधा उसके आती है, वो अच्छे से उस चीज़ को संपन्न नहीं कर पाता, अपने डीएलएस भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे ICIDH के अनुसार दिव्यांगता क्या होती है, या कह लीजिए अपंगता क्या होती है, हैंडीकैप बच्चे कैसे होते हैं या व्यक्ति कैसा होता है। तो अपंगता वह है जो क्षति के कारण किसी विशेष कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। प्रमुख रूप से जो दिव्यांगता है वो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, आयु, लिंग, कार्य क्षमता उसकी अपंगता के आधार पर तय करने से है। तो जब भी हम कोई परिभाषा पढ़ते हैं, चाहे वो किसी के भी अनुसार हो, तो उसको हम हूबहू ऐसे ही पढ़ते हैं, और उनका कथन भी वैसे ही हम उस चीज़ को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि जो ये आपका हैंडीकैप है, ये हैंडीकैप क्षति के कारण ही आता है या हानि के कारण ही आता है। और ये हानि किस बेस पे होगा, चाहे वो आपके फिजिकली तौर पे होगा या मेंटली तौर पे होगा। व्यक्ति में कभी भी फिजिकली या मेंटली तौर पे आपको कोई भी कमी दिखाई दे रही है, तो वो व्यक्ति आपके डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आएगा या हैंडीकैप वो बच्चा होगा। और अगर उस बच्चे में
फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम पाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा अपना कार्य अच्छे से संपन्न नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैंडीकैप क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया जो होती है उसके कार्यात्मक प्रदर्शन को ये दर्शाती है। आगे हम बात करेंगे क्षति की। क्षति क्या होता है? क्षति जो होता है वो कोई विकार आ जाए शारीरिक रूप से या कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसके कारण जो वो व्यक्ति कार्य करने में अक्षम हो जाता है उसी को हम क्षति कहते हैं। क्षति का मतलब ही होता है कि व्यक्ति की असामान्य क्रियाएं, यानी कि अगर शारीरिक उसके संरचना में या कह लीजिए शारीरिक तौर पर उसमें कोई कमी पाई जा रही है तो उसकी जो कार्यविधि होगी वो असामान्य हो जाएगी और उसी को हम क्या कहेंगे? क्षति कहेंगे। जबकि ICIDH जो है आपका, इसके ड्राफ्ट में क्रियात्मक सीमाओं या विषमताओं को अपंगता का हिस्सा माना गया था। प्राथमिक रूप से क्षति की परिभाषा मानक पर आधारित तथा शारीरिक और मानसिक कार्यात्मक के निर्धारकों पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है, ये थोड़े जो शब्द लिखे हुए हैं ये थोड़े आपको कम समझ में आएंगे, इसलिए मैं आपको आपके ही भाषा में समझाती हूँ। जैसे आपने हैंडीकैप पढ़ा, तो हैंडीकैप क्या होता है? जब बच्चा उसके अंदर कोई हानि पाई जा रही है शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पे, उसके अंदर वो हानि भी पाई जा रही है, साथ में उसका जो कार्यात्मक कौशल है वो भी वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, अर्थात वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और एक्टिविटी करने में उसके बाधा उत्पन्न हो रही है। और दोनों चीज़ें यहाँ पर अगर मौजूद है कि उसमें हानि भी पाई जा रही है शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे, और साथ में वो जो एक्टिविटी का कार्य होता है उसका वो भी नहीं कर पा रहा है, तो वो आपके हैंडीकैप में आएगा। लेकिन अगर हम क्षति की बात कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे वो हानि का शिकार होगा और हानि के साथ ही उसमें कुछ असामान्यताएं भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्या दर्शाएगा? क्षति को दर्शाएगा। किसी भी व्यक्ति में किसी अंग की हानि होना ही उस व्यक्ति का क्षति कहलाता है या इम्पेयरमेंट कहलाता है। क्षति जो है वो व्यक्ति में जैव चिकित्सीय मानक स्थिति के विचलन को ये निर्देशित करता है। यह असामान्यता की स्थिति में होता है जो अंग तंत्र या शरीर के अन्य संरचना विसंगति, दोष, कार्यात्मक मानसिक क्रियाओं की प्रणाली सहित दोष को ये दर्शाता है। यानी कि इनमें शारीरिक रूप से कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगा, उसके एक्टिविटी कार्य में आपको दोष मिलेगा, इसके साथ ही मानसिक जो मेंटल प्रक्रिया होती है उसमें भी आपके कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपके कभी कभी व्यक्तियों में अस्थायी भी हो जाती हैं और अस्थायी भी हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसी हानियाँ हो जाती हैं जो जीवन भर खत्म होने वाली नहीं होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षति बोलते हैं। या कुछ समय के लिए होती हैं तो वो भी क्षति के कैटेगरी में आपके आता है। अब हम बात करें क्षति का अर्थ क्या होता है। कोई भी असामान्यता जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है क्षति कहलाती है। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति में शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से अगर उसमें किसी भी प्रकार की हानि पाई गई तो वो आपके क्षति के अंतर्गत आएगा। उदाहरण अगर हम देखें तो बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का अगर रेटिना, जो कि आपके आँख में पाया जाता है, रेटिना अगर उसका क्षतिग्रस्त है तो वह देखने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार से मस्तिष्क के जो धीमे धीमे कार्य होंगे वो बौद्धिक क्षति की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे बात करेंगे क्षति की परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1976 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्षति का अर्थ ये होता है कि ये किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता का होना ही क्षत अंगीय स्तर पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
जब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार या ICIDH के अनुसार पढ़ते हैं तो सेम टू सेम हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से उसकी जो संरचना होती है व्यक्ति की, उसमें अगर किसी भी प्रकार का क्षति पाया जा रहा है या उसकी जो कार्यात्मक प्रणाली है या उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसमें अगर असामान्यता पाई जा रही है तो वो क्षति को दर्शाएगा। आगे ICIDH के बारे में बात करेंगे। तो ICIDH क्या कहता है कि क्षति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जो कि कार्य को मानसिक स्तर पर उसको प्रभावित कर दे तो वो क्या कहलाता है, बाधिता। उसी को हम क्या कहेंगे, क्षति। आगे हम बात करेंगे दिव्यांगता की अवधारणा जिसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो डिसेबिलिटी जो होता है वो किसी भी ऐसी स्थिति का अनुभव कराता है जहाँ किसी व्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियों को करना या किसी दिए गए समाज के भीतर न्याय संगत पहुँच को और अधिक कठिन बना देती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अंग से उसमें क्षति पाई जाएगी तो वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा, किसी भी एक्टिविटी में वो अच्छे से प्रतिभाग नहीं कर पाएगा या कह लीजिए वो एक्टिविटी कार्य अच्छे से संपन्न नहीं कर पाएगा। इसमें आपकी जो दिव्यांगता होगी वो कई स्तर से देखी जा सकती है। जैसे उसमें संज्ञानात्मक स्तर से भी हम देख सकते हैं कि बच्चों में सोचने समझने या उनके जो भाव होते हैं उसमें आपकी असामान्यता पाई जाएगी। बौद्धिक तरीके से विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट में भी कमी देखने को मिलेगी और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम मिलेगा। मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, या फिर अन्य सेंसरी मोटर स्किल्स जो डेवलप होते हैं उनमें अगर कमी पाई जा रही है तो वो व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा, आपके डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और ये आपके जीवन काल के दौरान प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये समस्याएं आपके या तो जन्मजात हो सकती हैं या जन्म के समय हो सकती हैं या जन्म के बाद हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं दिव्यांगता का 3 ही कारण है, जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। तो इस तरीके से अगर हम तीनों समय में अगर अच्छे से ध्यान रखते हैं तो बच्चे में कभी भी दिव्यांगता नहीं आती है। लेकिन वहीं पे हम जरा सा भी अगर लापरवाही करते हैं तो बच्चे में दिव्यांगता देखने को मिल जाती है। और आप जानते हैं कि PWD जो है आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1995, इसके अंतर्गत आपके 7 प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती है। वहीं पे अगर R हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं तो RPWD एक्ट के अनुसार आपके 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है जो कि आपके 2016 में आया था। तो ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा और आपके 21 प्रकार की दिव्यांगता में से अगर कोई भी दिव्यांगता किसी दिव्यांग बच्चे में दिख रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपके दिव्यांगता की कैटेगरी में ही आएगा। अब हम इसके अर्थ की बात करेंगे। तो दिव्यांगता व्यक्ति की उस दशा को कहते हैं जहाँ पर क्षति, अक्षमता के कारण ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है वो या तो फिजिकली तौर पे या मेंटली तौर पे उसमें आप ये कमियां देखने को पाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1976 के अनुसार अगर बात कर रहे हैं तो दिव्यांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को ये प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया किए जाने में भी कठिनाई होती है, अर्थात वो अपने आसपास के वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है जब उसमें क्षति पाया जाए या वो बच्चा अक्षमता का शिकार हो या फिर वो बच्चा दिव्यांगता का शिकार हो। ICIDH के अनुसार अगर हम बात करें तो व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति या अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। अब तो इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो हम आवास पुनर्वास की बात करेंगे। तो इसके पहले हम सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको हम फिर से जान लेंगे और हम अपनी भाषा में जानेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको पढ़े लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई अभी तक।
और आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी है। तो आप यहीं पे डायरेक्ट देखिए और यहीं से हम आपको आपके ही लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं। हैंडीकैप किसे कहेंगे, क्षति किसे कहेंगे और दिव्यांगता किसे कहेंगे। तो हम सबसे पहले नीचे से बात करेंगे, दिव्यांगता क्या होता है। दिव्यांगता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं पाया जा रहा है, तो वो सामान्य कैटेगरी में आता है। लेकिन वहीं पे अगर उसी व्यक्ति में कोई भी अंग की हानि पाई जा रही है, अर्थात उसमें जैसे वो पैर से दिव्यांग है, या आँख से उसे प्रॉब्लम है देखने में, कान से सुनने में, या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। और इसके साथ साथ वो कोई भी कार्य अच्छे से संपन्न नहीं कर पाएगा, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, डिसेबिलिटी के। अब हम बात करेंगे इम्पेयरमेंट की, यानी कि क्षति क्या होता है। तो क्षति का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे उसमें किसी भी प्रकार की उसकी जो क्रियात्मक विधि होती है, या कह लीजिए उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसमें अगर कोई कमी पाई जा रही है या हानि पाई जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्षति कहते हैं। वो किसी भी व्यक्ति या बालक में हो सकता है। दिव्यांगता का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, अर्थात जितने भी एक मनुष्य के पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों में अगर कोई भी हानि पाई जा रही है, तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। वहीं पे क्षति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या फिर उसकी जो क्रियात्मक विधि होती है, उसमें अगर कोई हानि पाई जा रही है और उस हानि के कारण उसका कोई भी डीएलएस का कार्य या उसका अपना कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो क्षति कहलाता है। दिव्यांग का मतलब किसी अंग से अनुचित होना, उसे में कोई ना कोई अंग की गड़बड़ी पाई जाएगी। लेकिन आपके क्षति में अंग की गड़बड़ी के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी भी हानियां होती हैं जो अंग गड़बड़ नहीं होगा फिर भी उसमें क्षति पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। जैसे कान होते हुए भी कान से वो ना सुन पाए, आँख होते हुए भी आँख से ना देख पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षति कहेंगे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसमें कोई ना कोई कमी पाई जा रही है। साथ में उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी वर्क में भी उसके कमी देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे हैंडीकैप की। तो हैंडीकैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में जब उसके अंगों में हानि पाई गई या उसका कोई अंग नहीं था, तो उसके कारण उसके अंदर हानि तो पाई ही गई, साथ ही साथ वो अपनी एक्टिविटी कार्य में भी कुशल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे कोई कार्य करने में सुविधा ना हो। जैसे उसके अंदर कोई कमी भी पाई जा रही है, साथ में वो कोई कार्य भी नहीं कर पा रहा है और अपने कार्य के लिए वो दूसरे पर डिपेंड है और उस कार्य को अच्छे से संपन्न नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या होती है, असुविधा होती है। और वही असुविधा आपके क्या कहलाता है, अपंगता कहलाता है। अर्थात क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप जो आपके कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, अपंग कहलाता है। तो आई होप आप तीनों अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये तीनों समझना बहुत ही कठिन है। क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि दिव्यांगता का मतलब है किसी अंग से अनुचित होना, एक अर्थ में आप इसको समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ही छत पे आएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इन तीनों को अच्छे से समझना ज़रूरी था। आप एक बार में ना समझिएगा तो 2 बार में वीडियो चला करके समझ लीजिएगा इस चीज़ को। तो दिव्यांगता का मतलब होता है किसी अंग से व्यक्ति का अनुचित होना, और क्षति का मतलब होता है उसी अंग के अनुचित होने पर उस व्यक्ति में हानि का पाया जाना, और जब वो हानि पाया जा रहा है तो व्यक्ति में वो क्षति को दर्शाएगा, और उसी क्षति और उसी हानि के कारण जो उस व्यक्ति को कार्य करने में असुविधा हुई, वही उसकी अपंगता कहलाती है।
अब आपको एक लाइन में अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट करिएगा, तो मैं उस चीज़ को फिर से समझा दूंगी कि इसको क्या कहते हैं और कैसे इसको जानेंगे हम क्षति क्षमता और असुविधा या अपंगता को। अब हम बात करेंगे आवास पुनर्वास की। ये रहा आवास और पुनर्वास की अवधारणा क्या है। तो आवास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वे अपने जो दैनिक जीवन के कौशल होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ पर रखे जाते हैं, या फिर उन्हें आवासीय प्रदान किया जाता है कि वहाँ पे ही बच्चे रहेंगे और उनके जो कार्य कौशल होंगे उस कार्य कौशल को उनके द्वारा कराए जाएंगे। यदि उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उसको हम सुधार करेंगे। अर्थात हम जैसे हॉस्टल के बारे में बात करते हैं कि बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजें और वहाँ पे हॉस्टल है, तो वहाँ पे बच्चों को सुबह में जल्दी जगा देना और बच्चे अपने कार्य स्वयं से वहाँ करेंगे, और स्वयं से जब करेंगे अगर एक दिन गड़बड़ी हुई तो उसको बताएंगे, दूसरे दिन होगी तो बताएंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। अर्थात आवासीय का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं वो वहाँ पे रह करके अपना डेली लिविंग स्किल डेवलप करते हैं, और यदि उसमें अच्छे से वो पारंगत नहीं होते हैं या फिर उस कार्य को करने में अक्षम होते हैं तो उन व्यक्तियों के उस कार्य को सुधार करने में मदद किया जाता है। बाल रोगियों के लिए व्यवहार चिकित्सा का उद्देश्य अक्सर एक बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने में मदद करता है जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। अर्थात कोई भी बच्चा है और वो बच्चा अपने हैंड मोमेंट को या लेग मोमेंट को अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको वहाँ पे मोमेंट कराने में उसका मदद किया जाता है। जैसे हम बात करें सेरेब्रल पॉल्सी वाले जो बच्चे होते हैं आपके सीपी के जो बच्चे होते हैं वे अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, वो अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हैं, अच्छे से वो कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, या कह लीजिए कि वो एकदम से लुंज पुंज रहते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी सहायता दे रहे हैं या फिर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या चिकित्सीय जो उनकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो भी अपना थोड़ा सा डेली लिविंग का कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे पुनर्वास की। तो पुनर्वास कौशल का मतलब ये होता है कि इसमें कौशलों, योग्यताओं या फिर ज्ञान को पुनः प्राप्त करना होता है जो कि बीमारी, चोट या फिर दिव्यांगता प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उसमें खो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि सामान्य है, उसमें कोई बीमारी हुई या फिर चोट लग गई या कोई दिव्यांगता आ गई तो उससे क्या होता है कि फिर वो अपने कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, और पहले जो वो कार्य कर ले रहा था जब उसको बीमारी नहीं हुई थी, चोट नहीं लगी थी या दिव्यांगता नहीं आई थी, तो उस कार्य को वो जब चोट लगी या बीमारी हुई या कोई दिव्यांगता आई उसके बाद उसने करना बंद कर दिया या नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे फिर हम उस चीज़ को सुधार में लाएंगे और उसको उस कार्य को करने के लिए हम फिर से प्रेरित करेंगे उसकी जो बची हुई क्षमता होगी उसके अनुसार। उदाहरण के लिए एक 30 वर्षीय जो व्यक्ति है उसको एक सक्रिय धावक है, वो पहले से 30 साल का एक आदमी है जो कि मतलब दौड़ लगाता है, एक चट्टान पर यात्रा करता है और उसके जो टखने हैं वो घायल हो जाते हैं, यानी कि जो उसके घुटने हैं, और अपनी चोट के कारण वो आदमी लंगड़ा के चलने लगता है और वो दौड़ने में असमर्थ हो जाता है कह लीजिए। तो पहले की तरह चलने फिरने या दौड़ने के लिए उसको हम क्या करेंगे, उसको हम भौतिक चिकित्सा देंगे। और अगर हम भौतिक चिकित्सा यहाँ पे दे रहे हैं, भौतिक चिकित्सा का मतलब यहाँ पे फिजिकली उसको प्रॉब्लम है, अगर उसको हम फिजिकली यहाँ पे थोड़ा सा भी सहारा दे रहे हैं या उसको पुनर्वास दे रहे हैं तो उससे वो व्यक्ति क्या करेगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और फिर से वो दौड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आवास या पुनर्वास को समझते हैं। आवास में क्या होता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको रहने का एक स्थान दिया जाता है
और जो वो डीएलएस का कार्य नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे उनके डीएलएस के कार्य करने में उनको हम मदद पहुंचाते हैं। वहीं पे पुनर्वास का मतलब ये होता है कि वो बच्चा जो कि पहले से कार्य कर ले रहा था और बाद में फिर उसको बीमारी हुई, चोट लगी या फिर कोई दिव्यांगता उसके अंदर आ गई और उसके बाद फिर उस कार्य को करने में अगर वो सक्षम नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हम उस कार्य को करने में उसको फिजिकली वहाँ पे हेल्प करेंगे ताकि वो बच्चा फिर से वही कार्य करना स्टार्ट कर दे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। वो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो मैं दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन अगर आप दबाए रहेंगे तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशली स्टडी से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है तो आप हमारे साथ लग जाएं। आपको सारे सिलेबस के अनुसार चाहे फर्स्ट ईयर के हों आप या सेकेंड ईयर के, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा।